आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्लास 12 के आरओ बुक का दो आसान कविता। पहला का नाम है छोटा मेरा खेत और दूसरा है हम लोगों का बगुले के पंख। दोनों ही कविता बहुत आसान है, छोटा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों कविता का गेम यहीं पे एक ही वीडियो में खल्लास कर दिया जाए। बाकी चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और पोपलू गैंग कमेंट एरिया में अटेंडेंस जरूर दे देना। और हाँ यार, वीडियो के एंड तक देखते हो तो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, तो अब आराम से चुकू बुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूं उमा शंकर जोशी, इन दोनों कविताओं का कवि। पहला कविता छोटा मेरा खेत में मैंने ये बताया कि जैसे कोई भी किसान अपने खेत में फसल को उगाता है, वैसे ही कोई भी कवि जो है कागज के पन्ने में कविता को उगाता है, बड़ा करता है। दूसरे कविता बगुले के पंख में मैंने ये बताया कि एक दिन मुझे बगुले का एक झुंड दिखता है जो कि एक दिशा में एक समान अंतर को गैप को मेंटेन करके उड़ रहा होता है। ये दृश्य मुझे बहुत मनमोहक लगता है, इसलिए मैंने इसमें भी कविता लिख दी। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे। मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार हमारे खुद के अर्निंग एजुकेशन ऐप मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया, इंग्लिश के, हिंदी के और फिजिकल एजुकेशन के। सैंपल पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। अगर पसंद आता है तो जाके परचेज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन नोट से पढ़ के तुम लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस कविता को। तो हमारा पहला चार पंक्ति है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, शन का बीज वहां बोया गया। तो अब चलो हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। इसमें एक डिफिकल्ट शब्द है जो कि अंधड़ है, जिसका मतलब आंधी होता है। तो अब चलो इन चार लाइंस का मतलब बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इन चार लाइंस में कवि कहते हैं कि मेरा एक खेत है जिसके चार कोने हैं और मेरा वो जो खेत है वो कागज का एक पन्ना है। सीधे साधे अर्थ में समझो तो कवि ये कह रहे हैं कि जैसे एक किसान अपनी जमीन से, अपने खेत से फसल को उगाता है, वैसे ही कोई भी कवि, कोई भी लेखक जो है अपने भावों को, अपने विचार को, अपने कविता को एक कागज में उगाता है, यानी कि लिखता है। आगे कवि कहते हैं कि अचानक से हवा का एक झोंका आता है और बीज बो दिया जाता है, यानी कि अचानक से ही कोई भी कवि, कोई भी लेखक के दिमाग में कोई भी विचार आता है और वो जो कवि है वो उस विचार को कागज के पन्ने में लिख देता है। इन चार पंक्तियों को मेरे आसान शब्दों में समझाओ तो यहाँ पे बस यही कहा गया है कि कविता लिखना खेती के तरह है, जहाँ पे कवि एक किसान के जैसा होता है, उसका कागज का पन्ना खेत होता है, विचार बीज की तरह होता है और प्रेरणा अचानक से ही हवा का झोंका के जैसा आता है कोई भी कवि के दिमाग में और फिर तुम्हारा कविता का रचना हो जाता है। अब हमारे आगे के चार लाइन से, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। तो अब शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है रसायन, जिसका मतलब होता है खाद। दूसरा शब्द है निशेष, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से। तीसरा शब्द है हम लोगों का पल्लव पुष्प, जिसका मतलब होता है पत्ते और फूल। चौथा शब्द है नमित, जिसका मतलब होता है झुकना। तो अब चलो इन चार पंक्ति का मतलब, चार लाइंस का मतलब अच्छे से समझते हैं। इन पंक्तियों में मैंने बोला है कि जब कोई भी किसान रसायनों को, खाद को मिट्टी में डालता है, तब जो बीज होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित होता है। अगर दूसरे अर्थ में समझो तो कोई भी कविता को सुंदर बनाने के लिए कल्पना और भावना रसायन के जैसा, खाद के जैसा काम करता है और वही कविता को अच्छे से विकसित करता है। अगर कोई भी कवि कविता लिखने समय कल्पना का उपयोग करे तो जो कविता होता है वो बहुत ही सुंदर बनता है। कोई भी कविता कल्पना को पाकर पूरी तरीके से बदल जाता है। आगे की पंक्तियों में मैं बोलता हूं कि कल्पना के चलते शब्द रूपी अंकुर फूटने लगते हैं। मतलब कि कोई भी कवि जो है वो कल्पना का जब प्रयोग करता है तो वो अपने कविता में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जिससे जो कविता है वो बहुत ही अच्छा बनता है।
और जैसे एक पेड़ में अगर तुम लोग खाद डालते हो अच्छे से तो उसमें फल जल्दी आ जाते हैं, फूल जल्दी आ जाते हैं, जिससे उसकी डाली झुक जाती है। वैसी कल्पना के चलते जो कविता होती है उसमें अच्छे अच्छे शब्द चले जाते हैं, जिससे कविता भी झुक जाती है, यानी कि बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो अब हमारे आगे की पंक्तियां झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है तुम लोगों का रस, जिसका मतलब होता है फीलिंग, इमोशन। दूसरा शब्द है अलौकिक, जिसका मतलब होता है दिव्य। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ कवि बोलते हैं कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसके जो फल है वो झूमने लगते हैं, उस फल से अलौकिक रस यानी कि दिव्य स्वाद बाहर आने लगता है, उससे अमृत की धाराएं निकलने लगती है, यानी कि उसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। दूसरे अर्थ में समझो तो यहाँ पे बस यही बोला गया है कि जब कोई भी कविता पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके जो शब्द होते हैं वो अच्छे से झूमने लगते हैं, कविता से दिव्य रस यानी कि दिव्य बहाव बाहर आने लगते हैं, कविता से अमृत की धाराएं बाहर निकलने लगती है, मतलब कि कविता को पढ़कर अलग लेवल की तृप्ति मिलती है। अब हमारे आखिरी की पंक्तियां हैं, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। तो अब हम लोग आखिरी बार शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला डिफिकल्ट शब्द है रोपाई, जिसका मतलब होता है बोना। दूसरा शब्द है अक्षय, जिसका मतलब होता है कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो अब चलो हम लोग आखिरी पंक्तियों का मतलब अच्छे से समझते हैं। इन पंक्तियों में मैं कहता हूं कि कविता तो हम लोग एक बार लिखते हैं, लेकिन उससे रस हम लोग अनंत समय तक लेते रहते हैं, यानी कि उस कविता से आनंद हम लोग हर समय अनंत समय तक लेते रहते हैं। उस कविता से रस हम लोग जितना भी लूट लेते हैं, लेकिन उस कविता से भाव कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर आसान शब्दों में समझाओ तो ये कविता को मैंने बहुत पहले लिखा था, लेकिन आज भी जो लोग हैं इससे रस, इससे भाव, इससे जो फीलिंग्स है वो अभी भी लेते हैं। और अभी भी तुम लोग इस कविता को अच्छे से पढ़ रहे हो और समझ रहे हो कि कविता में क्या बताया है मैंने, तो कोई भी कविता का जो रस है वो अनंत समय तक रहता है। आखिरी की दो पंक्तियों में मैं कहता हूं कि ये रस का एक ऐसा पात्र है जिससे जो रस है, जिससे जो फीलिंग है, भाव है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और आखिरी की पंक्ति में मैं फिर से बोलता हूं कि छोटा मेरा खेत चौकोना। तो यार हमारा पहला कविता छोटा मेरा खेत बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। कहीं पे भी डाउट होगा तो यार कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलो शुरू करते हैं हमारे दूसरे कविता को, जिसका नाम है बगुले के पंख। हमारी पहली दो पंक्तियां है, नभ में पाती बंधे बगुले के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। तो इनका शब्दार्थ देख लेते हैं। तो इसमें दो शब्द है। पहला शब्द हम लोगों का नभ, जिसका मतलब होता है आकाश, सबको पता होगा। दूसरा शब्द है पाती बंधे, जिसका मतलब होता है एक सीध में एक गैप को मेंटेन किए हुए। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। चलो इन दोनों पंक्तियों का मतलब समझते हैं। इन दो लाइंस में कवि बोलते हैं कि एक सीध में उड़ते हुए बगुले का जो झुंड होता है वो इतना ज्यादा सुंदर, इतना ज्यादा मनमोहक लग रहा होता है कि मेरे नजरों को वो अपनी ओर खींच लेता है। अगर आसान शब्दों में समझाओ तो यहाँ पे बस यही बोला गया है कि एक दिन होता क्या है कि हमारे कवि को बगुले का एक झुंड आसमान में दिखता है, जो कि एक सीध में एक प्रॉपर गैप मेंटेन करके उड़ रहे होते हैं। यह दृश्य देखकर जो कवि है उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनका जो नजर है उस बगुले के झुंड पर अटक जाता है। अब हमारे आगे की दो पंक्तियां है, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। तो इसमें ढेर सारे शब्दार्थ है, समझ लेते हैं। पहला शब्द है कजरारे, जिसका मतलब होता है काले। दूसरा शब्द है सांझ, जिसका मतलब होता है शाम। तीसरा शब्द है सतेज, जिसका मतलब होता है चमकीली। चौथा शब्द है श्वेत, जिसका मतलब होता है सफेद। पांचवा शब्द है काया। तो अब चलो हम लोग इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में मैंने कहा है कि उस समय आकाश पे चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। आकाश जो है उनकी काली छाया में ढकी हुई थी। शाम के समय बगुले के झुंड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सफेद आकृति आसमान में तैर रही है। अब हमारे आगे की पंक्तियां, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। तो अब चलो इन पंक्तियों का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी डिफिकल्ट शब्दार्थ नहीं है। इन दो लाइन्स में कवि कहते हैं ये सुंदर दृश्य अपने आकर्षण में मुझे धीरे धीरे करके बांधती जा रही है। मैं प्रकृति की इस माया में खोता चला जा रहा हूँ। कोई इस दृश्य को, कोई इस मनमोहक दृश्य को यहीं रोक दो ताकि मैं हमेशा इसे देखता रहूं।
अब हमारे आखिरी की दो पंक्तियां हैं, वह जो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखे। तो अब चलो हम इन लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। इन आखिरी के पंक्तियों में मैंने फिर से पहले और दूसरे पंक्ति को रिपीट कर दिया है और बोला है कि आसमान में जो बगुले का झुंड है वो समान अंतर पे उड़ रहा है, जिसने मेरी आंखों को, मेरे हृदय को चुरा लिया है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे देखो दिन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स, आई होप तुम लोग कंप्लीट करा दोगे। अदरवाइज स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। उसके साथ साथ प्रीमियम नोट्स को जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इससे पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।